शंभुनाथ ने थैले में से एक इंसानी हड्डी निकाली और बिना कुछ सोचे समझे उसे आटा पीसने वाली चक्की में डाल दिया। हड्डी को पल भर में पीसकर चूरा बनते देख शंभुनाथ के मन में अचानक एक खौफनाक विचार आया। उसने मुड़कर चारों ओर देखा और जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसे नहीं देख रहा है तो अगले ही पल उसने इंसानी हड्डियों से भरा पूरा थैला ही चक्की में पलट दिया। मशीन की लगातार घड़-घड़ आवाज के साथ पिछले कई दिनों से शंभुनाथ को परेशान कर रहा जुर्म का वो सबूत आखिरकार मिट ही गया। यह देखकर कोई भी यही सोचेगा कि यह बूढ़ा कोई सनकी या साइको किलर है, लेकिन जो बात किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे वह यह है कि कुछ दिनों पहले तक मास्टर शंभुनाथ एक बेहद सीधा साधा और धार्मिक इंसान था। आम दिनों में वह इतना दयालु था कि एक कीड़े तक को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता था और इसी वजह से समाज में उसकी बहुत इज्जत थी। लेकिन उसकी इसी शराफत के कारण 6 साल पहले उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दरअसल उस समय उसका बेटा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता था, जिसके लिए 25 लाख रुपए की जरूरत थी। हालांकि शंभुनाथ की आर्थिक हालत ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि वह इतने पैसे जुटा सके, लेकिन अपने बेटे का भविष्य संवारने के लिए शंभुनाथ ने अपनी जान लगा दी और हर जगह से पैसों का जुगाड़ करने लगा। उसने न सिर्फ बैंक से लोन लिया बल्कि अपना घर गिरवी रखकर एक सूदखोर से भारी ब्याज पर कर्ज भी ले लिया। उसे लगा था कि अगर उसका बेटा अमेरिका में अच्छी तरह सेटल हो जाएगा तो वह जल्द ही परिवार का सारा कर्ज चुकाने में मदद करेगा। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा जो गया तो 6 साल तक वापस ही नहीं आया। घर का कर्ज चुकाना तो दूर की बात थी, जब भी शंभुनाथ और उनकी पत्नी मंजू अपनी पोती को देखने की इच्छा जताते तो बेटा तरह तरह के बहाने बनाकर उनसे चिढ़ने लगता और बदतमीजी करता था। इस सब का नतीजा यह हुआ कि कर्ज का इतना बड़ा पहाड़ अकेले इन बूढ़े पति पत्नी के सिर पर आ गिरा। उन्हें न सिर्फ अपना पेट काटकर पाई पाई बचानी पड़ती थी बल्कि अक्सर कर्ज वसूलने वालों की गालियां और बेइज्जती भी सहनी पड़ती थी। जल्द ही कर्ज चुकाने का दिन फिर आ गया। खूंखार सूदखोर प्रजापति पांडे हमेशा की तरह ठीक समय पर शंभुनाथ के घर धमक पड़ा। शंभुनाथ अच्छी तरह जानता था कि अगर पैसे नहीं दिए तो अंजाम कितना बुरा होगा, इसलिए प्रजापति के कुछ बोलने से पहले ही वह अपने कमरे में गया और इस महीने की किश्त के पैसे निकाल लाया। प्रजापति पांडे ने पैसे लिए और उन्हें गिना तो उसे पता चला कि इस महीने के ब्याज में पूरे 2000 रुपए कम हैं। मास्टर जी का जो भी थोड़ा बहुत आत्मसम्मान और गुरूर बचा था वह पल भर में चकनाचूर हो गया। कुछ दिनों बाद शंभुनाथ को आखिरकार अपनी पेंशन मिल गई, लेकिन वह जैसे ही बैंक से बाहर निकले प्रजापति पांडे की नजर उन पर पड़ गई। बिना कुछ कहे उस गुंडे ने उनके हाथ से सीधे 2000 रुपए छीन लिए और जाते जाते शंभुनाथ को एक बार फिर जलील करना नहीं भूला। हालांकि उनकी जिंदगी पहले से ही बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, लेकिन शंभुनाथ ने अपनी शराफत और इंसानियत नहीं छोड़ी थी। वे दोनों पति पत्नी हमेशा की तरह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने नाम मात्र के घरेलू खर्चों में से भी थोड़े पैसे बचाकर अपनी एक प्यारी सी स्टूडेंट नैना का जन्मदिन मनाया। उस छोटी सी मासूम बच्ची के साथ और अपनेपन की वजह से ही इस बूढ़े जोड़े को सालों बाद किसी अपने के होने का एहसास मिला था, जिसकी उन्हें बहुत कमी खलती थी। लेकिन उस वक्त शंभुनाथ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मासूम बच्ची का उनके जीवन में आना उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और खौफनाक मंजर की वजह बन जाएगा। हुआ यूं कि जब प्रजापति पांडे ने देखा कि शंभुनाथ किश्त चुकाने में लगातार देरी कर रहा है तो वह एक दिन अपनी मर्जी से कुछ खरीदारों को शंभुनाथ का घर दिखाने ले आया। उसने शंभुनाथ पर दबाव डाला कि वह जल्द से जल्द अपना घर बेचकर उसका पूरा कर्ज चुका दे, वरना इसी तरह ब्याज और बढ़ता चला जाएगा। शंभुनाथ अभी कुछ बोल पाते उससे पहले ही पास बैठकर ट्यूशन पढ़ रही मासूम नैना पर प्रजापति की नजर पड़ गई। उसने बच्ची को अपने पास बुलाया और बड़ी अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा कि तुम तो बहुत प्यारी हो। फिर उसने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और नैना के हाथ में थमा दिए। प्रजापति की आंखों में वो हवस और गंदी नीयत देखकर शंभुनाथ एक ही पल में उस नीच आदमी के इरादे समझ गए। लेकिन उस वक्त वो खुद इतने बेबस थे कि नैना को बचाने की ताकत उनमें नहीं थी। कोई और रास्ता न देखकर शंभुनाथ मदद मांगने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे। लेकिन जैसे ही वह इंस्पेक्टर के पास पहुंचे उन्होंने कुछ बोलने से पहले ही देखा कि प्रजापति पांडे वहां पहले से ही मजे से बैठा है। पुलिस वाले को अजीब सी स्थिति में अपना सिर खुजाते देख शंभुनाथ को तुरंत समझ आ गया कि यहाँ का कानून और पुलिस भी इस गुंडे की मुट्ठी में है। जैसा कि अंदेशा था, उसी रात प्रजापति पांडे शंभुनाथ के घर धमक पड़ा। अंदर घुसते ही उसने बिना कुछ सोचे समझे शंभुनाथ के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। शंभुनाथ उस गुंडे के इरादे जानते थे, इसलिए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वो बस मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि यह अपना गुस्सा निकाले और जल्दी यहाँ से चला जाए। लेकिन शंभुनाथ नहीं जानते थे कि प्रजापति के इरादे कुछ और ही थे। उसने शंभुनाथ को बहुत बुरी तरह धमकी दी और फिर उस नीच प्रजापति ने शंभुनाथ से कहा कि वो दिन वाली उस छोटी बच्ची को यहाँ बुला लें। उसने बेशर्मी से कहा कि अगर वो बच्ची उसे खुश कर देगी तो शायद वो उनका कुछ ब्याज कम कर देगा। यह सुनते ही शंभुनाथ का खून खौल उठा। वो खुद की बेइज्जती और जुल्म तो सह सकते थे, लेकिन इस दरिंदे को मासूम नैना का एक बाल भी बांका नहीं करने दे सकते थे। शंभुनाथ ने मन ही मन एक पक्का फैसला कर लिया और अगले ही पल बिना कोई हिचकिचाहट दिखाए एक नुकीला औजार उठाया और पूरी ताकत से प्रजापति पांडे की गर्दन में घोंप दिया। कुछ ही पलों में प्रजापति की तड़प शांत हो गई और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। यह खौफनाक और खून से लथपथ मंजर उनकी पत्नी मंजू ने अपनी आंखों से
उसे देख लिया जो ठीक उसी वक्त घर लौटी थी। मंजू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका पूजा पाठ करने वाला, कीड़े तक को न मारने वाला पति ऐसा भयानक कदम भी उठा सकता है। कांपते हाथों से शंभुनाथ ने अपनी पत्नी को संभाला। मंजू बदहवास हालत में कमरे के अंदर चली गई। अभी अभी अपनी आंखों के सामने हुए उस भयानक मंजर को याद करके मारे डर के उसकी सांसें अटकी जा रही थीं। वहीं दूसरी तरफ कमरे के बाहर खड़े शंभुनाथ पूरी तरह से शांत हो चुके थे। उन्हें पता था कि अगर पुलिस और दुनिया की नजरों से बचना है तो इस लाश को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना ही होगा। उन्होंने जल्दी से घर के औजार इकट्ठा किए और ठंडे दिमाग से प्रजापति की लाश को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने लाश के टुकड़ों को बोरों में भर लिया। फर्श और अपने शरीर से खून के सारे दाग अच्छे से साफ करने के बाद शंभुनाथ भारी बोरों को लेकर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में जा पहुंचे। वहां उन्होंने लकड़ियों की एक बड़ी चिता सजाई और लाश के टुकड़ों समेत उन बोरों को आग के हवाले कर दिया और जलकर राख हो जाने दिया। आखिर में राख ठंडी होने पर उन्होंने बहुत ही बारीकी से उन हड्डियों को छांट कर निकाला जो पूरी तरह जल नहीं पाई थी। उन बची हुई अधजली हड्डियों को उन्होंने एक कपड़े की थैली में रख लिया। अगले कुछ दिनों तक शंभुनाथ इसी उधेड़बुन में रहे कि इन हड्डियों को हमेशा के लिए कैसे गायब किया जाए। अंत में उनकी नजर एक आटा पीसने वाली चक्की पर पड़ी और मशीन में पीसकर उन्होंने जुर्म के इस आखिरी सबूत को भी मिटा दिया। इतना सब कुछ एकदम सफाई से करने के बाद भी शंभुनाथ पुलिस इंस्पेक्टर की पूछताछ से बच नहीं सके, क्योंकि प्रजापति पांडे और शंभुनाथ के बीच कर्ज के झगड़े के बारे में पूरा मोहल्ला जानता था। इंस्पेक्टर जल्द ही शंभुनाथ के घर आ धमका, लेकिन पुलिस के कड़े सवालों के सामने भी शंभुनाथ बिल्कुल शांत और स्थिर रहे। उन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ कहा कि प्रजापति पिछले कुछ दिनों से उनसे मिलने आया ही नहीं है। पुलिस स्टेशन में हुई उस आखिरी मुलाकात के बाद से उन्हें प्रजापति की कोई खबर नहीं है। शंभुनाथ के चेहरे पर इतना कॉन्फिडेंस और सच्चाई देखकर इंस्पेक्टर भी उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाया और वहां से बैरंग लौट गया। भले ही पुलिस बेवकूफ बन गई थी, पर इस खौफनाक घटना के बाद से शंभुनाथ की पत्नी मंजू का बुरा हाल था। डर और अपराध बोध के मारे वह हर दिन आंसुओं से अपना चेहरा धोती थी। मंजू को लगने लगा था कि उसका पति कोई खूंखार राक्षस है जिसने घर के मंदिर और भगवान के सामने ही इतना जघन्य काम कर डाला। कोई और रास्ता न देखकर शंभुनाथ ने उस रात की पूरी सच्चाई मंजू को बता दी। उन्होंने प्रजापति पांडे की कही गई एक एक नीच बात अपनी पत्नी को ज्यों की त्यों कह सुनाई। यह सब सुनकर आखिरकार मंजू को शंभुनाथ की मजबूरी समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि शंभुनाथ ने जो कुछ भी किया वह कोई हत्या नहीं थी, बल्कि उस मासूम बच्ची की इज्जत बचाने के लिए किया गया एक दरिंदे का वध था। हालांकि बूढ़े पति पत्नी के बीच की गलतफहमी तो दूर हो गई थी, लेकिन एक नई मुसीबत ने जल्द ही उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। दरअसल प्रजापति पांडे मारा तो गया था, लेकिन शंभुनाथ के सिर पर जो कर्ज था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो पैसा असल में इलाके के एक बड़े बाहुबली प्रवीण का था और प्रजापति तो बस उसके लिए वसूली करने वाला एक गुर्गा था। शंभुनाथ ने बाहुबली को लाख समझाने की कोशिश की कि वो अपना सारा कर्ज प्रजापति को लौटा चुके हैं, लेकिन उसने साफ कह दिया कि उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। उसने शंभुनाथ को सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि 3 दिन बाद वह खुद कर्ज के कागजात लेकर पैसे वसूलने आएगा। अब शंभुनाथ पूरी तरह से बेबस हो चुके थे। हर तरफ से रास्ते बंद होने के बाद उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद में अमेरिका में बैठे अपने बेटे को फोन किया, लेकिन फोन पर जो हुआ उसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वो बेटा जिस पर उन्हें कभी बहुत नाज हुआ करता था, आज किसी अजनबी से भी ज्यादा बेरुखा और पत्थर दिल बन चुका था। अपने ही खून के मुंह से ऐसी कड़वी और मतलबी बातें सुनकर शंभुनाथ अंदर से पूरी तरह टूट गए। उनकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई और वो गहरी निराशा में डूब गए। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। उधर पुलिस इंस्पेक्टर ने भी शंभुनाथ पर से अपना शक नहीं हटाया था। उसने उस ऑटो वाले को ढूंढ निकाला जिसने उस रात शंभुनाथ को बैठाया था। उसकी दी गई जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर ने बस स्टैंड के पास वाले एक बैंक की सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि शंभुनाथ उस रात घर पर नहीं थे, जैसा कि उन्होंने पुलिस को बताया था। कैमरे में यह भी कैद हो गया था कि शंभुनाथ अपने साथ 2 भारी बोरे लेकर जा रहे थे। हालांकि सिर्फ इस फुटेज के आधार पर शंभुनाथ पर सीधा जुर्म साबित नहीं हो सकता था, लेकिन इंस्पेक्टर के सालों के पुलिसिया तजुर्बे ने उसे यकीन दिला दिया था कि कातिल मास्टर जी ही हैं। लेकिन यहाँ एक और हैरान करने वाला खेल हुआ। इंस्पेक्टर ने शंभुनाथ को गिरफ्तार करने के बजाय चुपचाप अकेले में उनसे मुलाकात की। उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर ने शंभुनाथ से कहा कि उसके पास उनके खिलाफ सारे पक्के सबूत मौजूद हैं, लेकिन वह शंभुनाथ को बचने का एक मौका दे सकता है। भ्रष्ट इंस्पेक्टर ने शंभुनाथ के सामने एक शर्त रखी कि अगर तुम मुझे प्रजापति का वो मोबाइल फोन लाकर दे दो तो मैं इस पूरे मामले को हमेशा के लिए रफा दफा कर दूंगा। शंभुनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर कोई चाल चल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन उनके अंदर की आवाज कह रही थी कि दाल में कुछ बहुत बड़ा काला है। उन्हें लगा कि शायद वह मोबाइल फोन ही अब उनके बचने का इकलौता हथियार हो सकता है। घर लौटकर शंभुनाथ ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए घर के कोने कोने में फोन खोजना शुरू कर दिया। अचानक उनका ध्यान उस सोफे की तरफ गया जहां प्रजापति आखिरी बार बैठा था। उन्होंने सोफे के गद्दों के बीच की दरारों में हाथ डालकर टटोला और अगले ही पल सच में प्रजापति का फोन उनके हाथ में था। फोन हाथ में आते ही एक पल के लिए
शंभुनाथ के पसीने छूट गए। शुक्र था कि फोन की बैटरी काफी पहले ही खत्म हो चुकी थी और वह स्विच ऑफ पड़ा था, वरना अगर पुलिस की तलाशी के वक्त वो बच जाता तो उनका बचना नामुमकिन था। फोन के अंदर का राज जानने के लिए शंभुनाथ तुरंत बाजार गए और एक चार्जर खरीद लाए। फोन को चार्ज करके जैसे ही उन्होंने चालू किया, उनके हाथ एक ऐसा खजाना लग गया जिसने पूरी कहानी पलट दी। दरअसल प्रजापति के उस फोन में पुलिस इंस्पेक्टर का एक बहुत बड़ा और घिनौना राजकैद था। इसी पक्के सबूत के दम पर प्रजापति उस इंस्पेक्टर को ब्लैकमेल करता था और पुलिस से अपने सारे गैर कानूनी काम बेखौफ होकर करवाता था। यह तुरूप का इक्का हाथ लगने के बाद शंभुनाथ तुरंत यह बात अपनी पत्नी मंजू को बताने जा ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि वह बाहुबली उनके घर आ धमका है। अपनी पत्नी मंजू को उस गुंडे द्वारा बेइज्जत होते देख शंभुनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में अंधे होकर उन्होंने पास पड़ी चीज से बाहुबली की गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए। लेकिन एक कमजोर बूढ़े की इस बगावत से कुछ नहीं बदला, बल्कि इसके बदले बाहुबली और उसके गुंडों ने शंभुनाथ को बहुत बुरी तरह पीटा। बुरी तरह पिटने और बेबस होने के बाद शंभुनाथ के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। उन्होंने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया था। उन्होंने मंजू से कहकर तुरंत उस पुलिस इंस्पेक्टर को घर बुलवाया। इंस्पेक्टर के आते ही शंभुनाथ ने बिना डरे उसे एक एक बात सच सच बता दी कि कैसे उन्होंने प्रजापति को मारा था। पूरी कहानी सुनाने के बाद शंभुनाथ ने प्रजापति का वो मोबाइल फोन अपनी जेब से निकाला और इंस्पेक्टर के सामने रख दिया। फोन दिखाकर शंभुनाथ ने इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि उसे पता है कि इंस्पेक्टर की एक 12 साल की बेटी है। अगर फोन में मौजूद इंस्पेक्टर के जुर्म का वो वीडियो बाहर आ गया तो उसका करियर, उसकी इज्जत और उसकी मासूम बेटी की जिंदगी सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो जाएगा। कल तक जो इंस्पेक्टर शंभुनाथ को धमका रहा था, आज उस बूढ़े मास्टर जी के सामने उसके होश उड़े हुए थे कि आखिर यह सीधा साधा आदमी क्या सोच रहा है और किस हद तक जा सकता है। शंभुनाथ ने इंस्पेक्टर को वह फोन सौंपते हुए मानो यह संदेश दिया कि मैंने जो किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। यह फोन और तुम्हारी बर्बादी का सबूत मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हें अपनी खाकी वर्दी के साथ क्या करना है। उस रात थाने वापस लौटने के बाद इंस्पेक्टर बहुत देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। शायद वह इस बात के लिए शंभुनाथ का शुक्रगुजार था कि उस बूढ़े आदमी ने उसे बर्बाद होने से बचा लिया, या शायद वह शंभुनाथ के इस निडर कदम और उसूलों से अंदर ही अंदर बहुत प्रभावित था। वजह चाहे जो भी हो, इंस्पेक्टर ने आखिरकार शंभुनाथ को छोड़ देने का फैसला किया। इसके बाद शंभुनाथ की दी गई जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर ने ईंटों के नीचे छिपाए गए हत्या के हथियार को बरामद कर लिया। फिर इंस्पेक्टर ने अपना पुलिसिया दिमाग लगाया और सबूतों के साथ ऐसी हेराफेरी की कि प्रजापति की हत्या का पूरा इल्जाम उस सूदखोर बाहुबली प्रवीण के सिर पर मढ़ दिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह शंभुनाथ ने इंस्पेक्टर को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और ब्लैकमेलिंग से हमेशा के लिए आजाद कर दिया और बदले में इंस्पेक्टर ने शंभुनाथ की जिंदगी से उस बाहुबली गुंडे का कांटा हमेशा के लिए निकाल फेंका। इन सब घटनाओं के बाद शंभुनाथ अपनी पत्नी मंजू के साथ हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर जाने की तैयारी करते हैं। उन्होंने यह कठोर लेकिन सही फैसला कर लिया है कि वे अब अपने उस स्वार्थी और बेदर्द बेटे से भविष्य में कभी कोई संपर्क नहीं रखेंगे। शहर छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी जिंदगी भर की इकलौती जमा पूंजी यानी अपना वह घर उस प्यारी सी बच्ची के नाम कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब उनके सगे बेटे ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था और वे अपनी जिंदगी के सबसे अंधकारमय और मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब सिर्फ वही एक मासूम बच्ची थी जिसने उन्हें निस्वार्थ प्यार दिया और उनके बुढ़ापे की सच्ची खुशी बनी थी। दोस्तों, शंभुनाथ ने उस दरिंदे को मारकर जो किया, क्या आप उसे एक हत्या मानेंगे या फिर एक वध? अगर शंभुनाथ की जगह आप होते तो आप क्या करते? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।